जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के 3 गति नियम के बारे में और इससे विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे जो सामान्य जीवन में भी इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि न्यूटन महोदय ने अपने 3 गति नियमों में क्या बताया है और क्या किस प्रकार के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 9th 10th या 8th में पढ़ते थे तो उस समय क्या है कि न्यूटन के 3 गति नियम के बारे में बताया जाता था सामान्य तौर पर, लेकिन आगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं और वहीं से वो प्रश्न बने होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थितियां बन जाती है। तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे गहराई से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूटन महोदय ने अपने गति नियम में क्या किया है कि जो 3 गति नियम है उनका, उसको न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है उसको वह किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले न्यूटन महोदय ने जो अपने गति नियम प्रथम गति नियम में यह बताया है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, जब वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आकर लग कर उसके स्थिति परिवर्तन के लिए बाध्य न कर दे। तो न्यूटन महोदय ने यह कहा कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कोई बाह्य बल उसके स्थिति परिवर्तन के लिए क्या बाध्य न कर दे। तो इसी को हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम के नाम से जानते हैं, और प्रथम गति नियम में उन्होंने यही चीज़ बताया है। अब हम लोगों को देखना यह है कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और कुछ रोचक तथ्य जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन महोदय ने अपने सिद्धांतिक रूप में 3 गति नियम दिया, और तीनों को उन्होंने एक दूसरे को कोरिलेट करके बहुत सारे चीज़ों की परिभाषा दी। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम तो आप लोग देख ही लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो होती है मुख्य रूप से गैलीलियो या जड़त्व का नियम। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो विराम जड़त्व होते हैं, एगो गति जड़त्व होते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था को कायम रखना चाहती है, तो यह गुण जो है उसका क्या है? जड़त्व है। और वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, तो वो गति जड़त्व है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जड़त्व जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही हम लोगों को जड़त्व की परिभाषा मिलती है, और इसके कारण ही कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसको हम लोग महसूस करते हैं सामान्य जीवन में। जैसे कभी हम लोग गाड़ी पर चल रहे हैं और गाड़ी एकाएक ब्रेक मारता है, तो जो उस पर सवारी हैं वो क्या होते हैं, एकाएक आगे की ओर झटका लग जाता है। या फिर मोटरसाइकिल से भी अगर हम लोग चल रहे हैं, एकाएक ब्रेक मारने पर क्या होता है, पीछे का बैठा हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है, या फिर एकाएक गाड़ी चल देने पर वह पीछे की ओर हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू यह जो होती है, यह घटना जो घटती है वह वास्तव में जड़त्व के कारण ही घटती है। जड़त्व यह वैसा गुण है जो किसी वस्तु को अपने अवस्था में, जिस अवस्था में भी वह कायम है उसी अवस्था में रहने देना चाहती है। अगर वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था को ही कायम रखना चाहती है, अगर गति की अवस्था में है
तो गति की अवस्था को ही कायम रखना चाहती है। तो उसके अंदर जो एक बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व के कारण ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण आप लोग गाड़ी से देखें या बहुत सारा, जैसे कोई भी प्लेन है उसमें भी क्या होता है, जब ऊपर की ओर उठता है तो वहाँ झटका पड़ती है। तो ये क्या होते हैं, जड़त्व के उदाहरण होते हैं। और ये जड़त्व जो होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, मास के ऊपर, मतलब द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर छोटा है गाड़ी बहुत बड़ा है और आप उसमें आपका कम द्रव्यमान का है तो वो ज़्यादा झटका खाएगा, ज़्यादा का है तो वो कम झटका खाएगा। तो वो निर्भर किस चीज़ पर करता है, मुख्य रूप से मास पर, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है कि जड़त्व किस चीज़ पर निर्भर करती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास पर, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो आई होप आप लोगों को यह चीज़ समझ में आया होगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो हमें मुख्य चीज़ें प्राप्त होती है वो जड़त्व होती है। और एक और अति महत्वपूर्ण चीज़ हमें प्राप्त होती है, यहाँ से हमको बल की परिभाषा मिलती है। क्या होती है, बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से कौन सा रिलेशन रखता है, तो जड़त्व और बल की परिभाषा। तो बल की परिभाषा क्या है, बल हम किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगा बल, धक्का या खिंचाव, जो किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव जो होता है उसी को हम लोग बल कहते हैं। तो हमें न्यूटन के प्रथम गति नियम से दो चीज़ें मिली, एक तो मिला जड़त्व, और जड़त्व दो तरह के होते हैं, एक विराम जड़त्व होते हैं और दूसरा गति जड़त्व। यानी कि जब गति में वस्तु है तो गति की अवस्था को कायम रखना चाहती है तो इसे गति जड़त्व कहते हैं, जबकि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और वह उस अवस्था को कायम रखना चाहती है तो उसे हम विराम जड़त्व कहते हैं। और यहीं से हमें बल की परिभाषा मिल जाती है। तो यह काफ़ी रोचक है। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम। तो आप लोगों को हम बता ही दिए हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उसके स्थिति परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल आकर उस बाध्य न कर दे। तो यही है न्यूटन का प्रथम गति नियम, जिसमें हमें जड़त्व और बल की परिभाषा मिली है। अब इसी से कुछ रिलेटेड हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। प्रथम नियम में क्या होता है कि मुख्य रूप से बाह्य बल कार्य करते हैं कोई वस्तु। अब न्यूटन महोदय ने यह कहा कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है। लेकिन हम लोग प्रायोगिक तौर पर उस तरह के देख नहीं पाते हैं। कोई भी वस्तु क्या है, अगर वह चल रहा है या गति कर रहा है तो कुछ समय के बाद रुक जाता है। जैसे हम लोग लट्टू को नचाते हैं और नाचने के बाद वह क्या होता है, रुक जाता है। तो ऐसा क्यों, न्यूटन महोदय ने तो यह कहा कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उस पर कौन से बल कार्य करते हैं जिसके कारण से वह गति में नहीं रह पाता है। तो सबसे पहला बाह्य बल। बाह्य बल में बहुत सारे बल आ जाते हैं। जैसे बाह्य बल हुआ कि बाहर से कोई ना कोई उस पर फोर्स लगता है, उसके स्थिति परिवर्तन को रोकने के लिए बाध्य करता है। तो सबसे पहला जो फोर्स लगता है वो घर्षण लगता है। घर्षण का मतलब हुआ कि जब लुट्टू हम नचाते हैं तो वो मिट्टी से या जो भी उसके सतह है उससे वह क्या करता है, घर्षण करता है। इस कारण से वो घर्षण करता है, इस कारण से रुक जाता है। दूसरा है एयर ड्रैगन। हवा से भी घर्षण होता है। क्या होता है, हवा से भी घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। इस कारण से कोई ना कोई वस्तु रुक जाती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल ही निर्वात कर दिया जाए कोई चीज़ शीशा से पैक करके और उसमें लट्टू को अगर हम नचा देते हैं तो वह ज़्यादा देर तक नचेगा, लेकिन शीशा में भी कुछ ना कुछ घर्षण होता है। एक समय के साथ वह क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये स्थिति परिवर्तन, यही है बाह्य बल।
ग्रेविटी, ग्रेविटनल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं वो पृथ्वी उसको एक बल के साथ खींच रही है। पिछले कक्षाओं में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, देखे थे। तो ये ग्रेविटी जो है क्या करती है कि किसी भी वस्तु को स्थिति को रोकने में के लिए वह बाध्य करती है। ये भी बल कार्य करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि न्यूटन महोदय ने जो परिभाषा दी है उस पर ये क्या प्रभाव डालते हैं, जिस कारण से कोई भी वस्तु अपने गति के स्थिति को कायम नहीं रख पाती है, रुक जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसी से कुछ जुड़े हुए प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आधुनिक शोध अनुसंधानों के द्वारा अब जो परिवहन का पहले हम लोग देखते थे, परिवहन के 4 माध्यम थे, जैसे मोटर व्हीकल्स था, उसके बाद रेलवे था, हवाई जहाज़ था या पनिया जहाज़ से हम लोग यातायात करते थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो घर्षण विहीन है, मतलब घर्षण बिल्कुल ही कम कर दिया गया है। विहीन नहीं है, बिना घर्षण के कोई भी इस दुनिया में चीज़ नहीं हो सकता है। तो यहाँ घर्षण को लगभग शून्य कर दिया गया है। और वो जो कॉन्सेप्ट है हाइपरलूप कॉन्सेप्ट है, जो ये परिवहन का 5वां माध्यम बनेगा और यह काफ़ी सस्ता और काफ़ी कम समय में यात्रा इससे की जा सकती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को किसने लाया है। तो एलन मुस्त जो थे उन्होंने क्या किया कि न्यूटन महोदय जो बताए कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, तो इसी से उन्होंने क्या किया कि घर्षण ये सब जो है बाह्य बल, इसको उन्होंने हटा दिया। ऐसा परिवहन का एक साधन बनाए जिसमें ये सब चीज़ हटा रहे। तो इस कारण से एलन मुस्त ने ऐसा एक परिवहन का साधन ढूंढा जिसको हम लोग हाइपरलूप कहते हैं। हाइपरलूप में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एक पाइप की तरह पूरे तरफ से घिरा हुआ रहता है, और वह पाइप जो है जब देखते हैं कि चुंबक से बनाया गया होता है, और चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, एक दूसरे को अलग करते रहते हैं। चुंबक में क्या होता है, अगर सेम ध्रुव को हम सटाते हैं तो वो क्या होता है, विकर्षण उत्पन्न करते हैं, अलग होते हैं। तो एलन मुस्त ने यही कंसेप्ट लाया और उसमें पाइप के अंदर गाड़ी चलेगी, और गाड़ी क्या पोर्ट चलेगी, उसके लिए स्पेशल उसी टाइप का गाड़ी बनाया जाएगा जिसमें 30 से 40 यात्री 50 यात्री अभी शुरुआती दौर में है, इसका शोध चल रहा है। हालांकि कुछ देश इस को बना चुके हैं और भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है। मुख्य रूप से मुंबई और पुणे के बीच में जो बनाया जा रहा है ये वर्जिन कंपनी है। वर्जिन कंपनी इसको बना रही है हाइपरलूप को, और यह अगर बन जाता है तो परिवहन का यह 5वां माध्यम होगा और काफ़ी सस्ता भी होगा और काफ़ी सुरक्षित और तेज गति से यात्रा हम कर सकते हैं। हवाई जहाज़ से जो यात्रा की जाती थी तो उसमें क्या था कि 600 किलो या 800 किलोमीटर के रफ्तार से पर घंटा के रफ्तार से हम लोग जाते थे, लेकिन यह हाइपरलूप का कंसेप्ट जो आएगा लगभग 1200 से ऊपर 1300 1400 1500 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटा हम लोग उससे दूरी को तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह काफ़ी अच्छा होगा जो हाइपरलूप का कंसेप्ट लाए हैं एलन मुस्त। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ हम लोग बल से न्यूटन के गति नियम से संबंधित था, घर्षण से, इसलिए इस चीज़ को लाया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यूटन महोदय ने दूसरा जो गति नियम दिया, दूसरा गति नियम किस तरह से उन्होंने दिया। तो उन्होंने न्यूटन महोदय ने दूसरा गति नियम में क्या बताया कि किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वह क्या होता है, लगाए गए बल के बराबर होता है, बल के बराबर और बल के दिशा में होता है। तो इस संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, उन्होंने यह कहा। और इस चीज़ से न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें कौन चीज़ प्राप्त होती है, तो न्यूटन के महोदय के दूसरे गति नियम से हमें क्या मिल जाती है, यहाँ बल का समीकरण मिल जाता है, जो
हम लोग F बराबर ma यानी कि मास और त्वरण कहते हैं। इसको हम लोग मास और त्वरण कहते हैं। तो बल, पहले हमको न्यूटन के पहले गति नियम से बल का परिभाषा मिला था, और जबकि दूसरे गति नियम से यही प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूटन महोदय के दूसरे गति नियम से हमें कौन चीज़ प्राप्त होती है, तो बल का समीकरण प्राप्त होता है हमें, और बल का समीकरण प्राप्त होता है, और दूसरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन महोदय ने दूसरे गति नियम में आरोपित बल जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन क्या करता है। आरोपित बल जो होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन बटा समय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का दूसरा गति नियम। अब आगे हम लोग कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि किस प्रकार से। तो एक तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और दूसरा ये पूछा जाता है कि दूसरे गति नियम से हमें क्या मिलती है, तो बल का समीकरण मिलता है, और दूसरा संवेग संरक्षण का नियम मिलता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन महोदय ने जो तीसरा अपना गति नियम दिया है, तो तीसरे गति नियम में उन्होंने क्या बताया है और क्या कहा है, और इससे किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि यह मुख्य रूप से क्रिया प्रतिक्रिया बल है। क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया है, और न्यूटन महोदय ने यह कहा है अपने तीसरे गति नियम में कि क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बाद और बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही चीज़ उन्होंने बताया अपने नियम में, प्रत्येक क्रिया के बाद और बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी को हम लोग न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। तो इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब जो हम लोग अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे गेंद को हम लोग दीवार पर मारते हैं, दीवार से भी वह पुनः जो वापस आता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल। हम लोग क्या करते हैं, जब ज़मीन पर चलते रहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़मीन को धक्का देते रहते हैं पीछे की ओर। तो या तैरने वाला जैसे ही आगे की ओर वह हाथ मारता है पानी में, तो पानी पीछे की ओर जाता है, आदमी आगे की ओर जाता है। इसी तरह से हवाई जहाज में भी या हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर के जो पंखी नाचते हैं तो वो हवा को नीचे फेंकते हैं, और उसके बदला प्रक्रिया बल क्या करता है, ऊपर की ओर वो उड़ते हैं। इस तरह से इसीलिए हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब दूसरा इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ कि जो हमें प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिली, दूसरे से बल का समीकरण मिला, तीसरे से क्या हुआ, यहाँ बल की दिशा हमें मिल गई, डायरेक्शन मिला। तो दिशा क्या है, डायरेक्शन, वह उल्टा होता है। प्रतिक्रिया बल का क्या होता है, वह उल्टा होता है। जो हम बल लगाते हैं कि दीवार पर जितना जोर से हम लोग मारते हैं उतना ही जोर से वह बल हमारे ऊपर लगाता है। तो यह क्या बल क्या होता है, यहाँ दिशा क्या होती है, डायरेक्शन जो मिली वह क्या होता है, उल्टा होता है। अब हम लोग इसी से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। जड़त्व जो है क्या है, गैलीलियो, यहाँ से हमें मिलता है गैलीलियो और बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से। दूसरे से हमें मिलता है संवेग और बल का समीकरण, और तीसरे से मिलता है एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रक्रिया, और उसके साथ डायरेक्शन। यही तीन चीज़ हमें न्यूटन के जो महोदय ने अपने तीनों गति नियम में बताए, उससे क्या हुआ कि ये तीन चीज़ मिले, और इसी से कुछ प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।